हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। आशा करता हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एग्जाम यू आपके लेके आए इंडियन पॉलिटी का एक क्रैश कोर्स बच्चों, और अपने कोर्स का मोटो है अब की बार पॉलिटी पार। और ये कोर्स आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए है, चाहे वो आपका एसएससी हो या बैंक, रेलवे, डिफेंस, सभी एग्जामों के लिए आपका कोर्स है। और हम जानते हैं कि आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और बात अगर जीके तक सीखेंगे तो उसके अंदर आपके पॉलिटी में 2 या 3% आने शुरू होते हैं, तो इसलिए पॉलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर बिल्कुल कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। हम हर उस टॉपिक को देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस शर्त यह है कि आप हमसे अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। और अपना ही श्रृंखला के अंदर चैप्टर फर्स्ट है भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम इस के अंदर कुछ एमसीक्यू करेंगे, साथ में उनके पीछे की थ्योरी समझेंगे, ताकि हमें एमसीक्यू साथ उनकी पीछे की थ्योरी भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप क्लियर रहा। देख प्रश्न करा आपका, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। कि प्रश्न करा आपका, जो बेसिकली जो पुनः एक था आपका, उसके अंदर किस बात का प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनेंस स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, निम्न वर्ग के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। देखिए बच्चों, जो पुनः एक्ट था इसके अंदर बेसिकली आपका निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान शामिल था। अब मैं समझता हूँ कि पुनः एक्ट है क्या, आप समझिए। देखिए, यह कहानी होती है आपके बच्चों 1931 के अंदर। कभी 1931 के अंदर अगर आपने मॉडेस्टी पढ़ी होगी तो पता होगा इस टाइम पर जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, और वहाँ पर आपके डॉक्टर साहब और महात्मा गांधी दोनों ही गए हुए थे उस मीटिंग के अंदर। और उस मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब ने एक मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो आज के बहुत ही पिछड़े हुए हैं आज भी, तो हमें उनको कुछ ऐसे राइट्स देने चाहिए जिससे कि वो आगे आ सके और अपने हितों में वृद्धि कर सकें। यानी उन्होंने उस मीटिंग के अंदर आरक्षण की मांग उठाई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम आरक्षण दे देंगे तो भारत आंतरिक रूप से टूट जाएगा, इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए बच्चों, जिसके कारण 1932 में नागपुर के अंदर महात्मा गांधी और डॉक्टर साहब ने मिलकर पुनः एक्ट साइन किया। और उस टाइम पर भारत के जो निम्न वर्ग था उनको 148 सीट्स दी गई कि वो इन सीट्स के ऊपर अपना चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, कि इसी एक्ट के तहत आपको आरक्षण दिया गया था निम्न वर्ग को। आई होप आपको पुनः एक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये बेसिकली पुनः एक्ट है क्या। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 आप क्लियर रहा। देखो प्रश्न जरा आपका, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था आपका, इसके तहत आपका भारत में सबसे पहले संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत उनको पावर दी गई कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको एक पावर और मिली बच्चों। वो क्या मिली, कि वो भारतीयों को कानून कमेटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर गवर्नर जनरल को लगे कि जो कानून कमेटी के अंदर अगर हम भारतीयों को ऐड कर सकते हैं तो कानून अच्छे बनेंगे, कानून सबके लिए अच्छे बनेंगे, तो उस केस के अंदर वो भारतीयों को ऐड कर सकते हैं। और इसके तहत सबसे पहले बनारस के एक राजा थे, उनको कानून कमेटी के अंदर ऐड किया गया था, ताकि कानून सबके लिए अच्छे हो और बेहतर बने। आपको दोनों पॉइंट रखने हैं। पहला कौन सा, अध्यादेश जारी करने सकती है। सेकंड, कानून कमेटी के अंदर भारतीयों को ऐड करने सकती है। दोनों ही आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपको दी गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए 1773 का रिक्रूटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी
1813 का चार्टर एक्ट। देखिए बच्चों, आपका जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था ऑप्शन सी, इसके तहत उनको पावर मिली कि अगर जो समिति है उनके निर्णय से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है, क्या अगर निर्णय से शांति और सुरक्षा की उसकी भंग हो सकती है तो उस केस के अंदर वह अपनी समिति को निर्णय को खारिज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ शांति और सुरक्षा के मामलों में ही, और अन्य मामलों में समिति के निर्णय को मानना पड़ेगा। सिर्फ दो केस कौन से, शांति और सुरक्षा। ये इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट बातें आप करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5, रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। देखिए, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है वो बेसिकली आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया। इस एक्ट के अंदर दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पद आपका आया। और इसके तहत वारेन हेस्टिंग, बच्चों कौन, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इससे पहले बंगाल को होते थे गवर्नर। सेकंड क्या, इसके तहत आपका जो एक हाई कोर्ट आया कलकत्ता के अंदर, इसकी स्थापना की गई और ये एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया। आई होप आपको तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। एग्जाम में आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में के 12% इनसे आता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। देखिए प्रश्न जरा आपका, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा नियमित किया गया। ऑप्शन ए पार्लियामेंट सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मैंटेगुम चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए बच्चों, जो वो सचिव का पद है वो बेसिकली आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत आया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब समझते हैं कि सचिव का पद बेसिकली था क्या। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत पर तथा इंग्लैंड का अधिकार था और उसके बीच में एक थी कड़ी जिसको हम बोलते हैं क्या, कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो कंपनी क्या करती है, वो भारत में रहकर इंग्लैंड की तरफ से शासन करती है और उनको टाइम टाइम जो टैक्स था वो भेजती रहती थी। लेकिन 1857 में होती क्रांति जिसके अंदर कंपनी के खिलाफ इतना भयंकर विद्रोह हुआ कि ये लोग डर गए कि यार अपनी सत्ता खतरे में है बच्चों। तो इसलिए क्या किया, इस कंपनी को वहाँ से हटा दिया और खुद आगे डायरेक्ट इस पर शासन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर अपॉइंट किया। उस मेंबर को बोलते थे सचिव। उसका काम था कि वो पार्लियामेंट में बैठकर वहाँ की गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बोलता था कि इंडिया की हालत क्या है, यानी इंडिया की पूरी जानकारी वहाँ की गवर्नमेंट को देता था कि इंडिया में ये नियम चल रहा है, शासन ये व्यवस्था चल रही है, इंडिया में ये नियम आ सकते हैं। जो भी इंडिया के बारे में थी जानकारी सब कुछ वहाँ तक देता सचिव देता। और इसके अलावा बच्चों आप एक बात और याद रखेंगे कि इसी एक्ट के तहत आपको एक पद था वायसराय। कौन सा पद है, वायसराय का पद भी इसी एक्ट के तहत आपका लाया गया। और आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग, बच्चों कौन, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इंपॉर्टेंट बात क्या, 1858 एक्ट के तहत दो पद आए, पहला कौन सा, सचिव, दूसरा वायसराय। आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से याद होंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा बच्चों, बिल्कुल प्रश्न आएगा, यहाँ से आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 तरफ। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1866, ऑप्शन डी 1858। देखिए अभी हमने देखा कि 1858 एक्ट के तहत भारत पे क्या इंग्लैंड आगे शासन करना डायरेक्टली। तो उस टाइम पर महारानी विक्टोरिया की थी, इंग्लैंड की थी साम्राज्ञी, तो वो भी 1858 में ही आपकी क्या होगी, भारत की भी साम्राज्ञी बनेगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। देखिए बच्चों क्या हुआ, जब वो सम्राज्ञी बनी भारत की महारानी विक्टोरिया, तो उन्होंने एक दिया स्पीच, उसमें क्या कहा, उनको कुछ मांगे बताई जिससे वो भारतीयों का सम्मान, उनका प्रेम जीत सके। लेकिन जानते हैं कि अंग्रेज यार बहुत ख़राब चीज़ है और इन बातों पे कभी नहीं रहते। वो क्या करें, अपनी बात
क्या करेंगे और कुछ करोड़ करेंगे। सेम हमने ऐसे ही यहाँ पे किया। उन्होंने बात की थी बहुत शादी, मांग रखी थी बहुत शादी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे आज लोग करते हैं नेता अपने वो करते हैं चुनाव टाइम कि हम एक करेंगे, आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, लेकिन सब कुछ नहीं होता। वही हुआ था वहाँ पर भी। अब देखिए ऑप्शन देखिए आपके, ऑप्शन एक है रियासतों को हड़प नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी देशी जोड़ की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन तीन भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी भारतीय के सामाजिक व धार्मिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देखिए अब मुझे आप ये बात है बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है समान व्यवहार देगा? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि धार्मिक, ऐसा हो नहीं सकता। सब कुछ जो आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है सब कुछ उन्हीं की देन है आज। और आप देखिए ये हड़प नीति, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सत्तारा झांसी सब क्या है, इसी के तो परिणाम है। हाँ सिर्फ एक बात रही, कौन सी? आपकी भी ये बिल्कुल रहे, उन्होंने अपने रजवाड़े रखे ताकि वो उनके गुलाम बन के रहे और अपना काम करते रहे, इसके लिए, बाकी कोई मोटिव नहीं था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9। मिंटो मार्च सुधार का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो आपके हर एग्जाम में आते हैं, मिंटो मार्च सुधार। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसकी थोड़ी समझें, फिर हम इस कुछ 4-5 प्रश्न करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रश्न मिले तो आप अच्छे से कर पाओ। तो पहले हम थोड़ी करते हैं, फिर हम MCQ लगाएंगे। देखिए थोड़ी, सबसे पहला पॉइंट क्या, ये एक्ट आपका 1909 में आया। सेकंड क्या, इसके अंदर मुस्लिम समाज को महत्व दिया गया और प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली लाएगी। देखिए क्या हुआ, इस एक्ट में बात करेगी कि अगर मुस्लिम कोई उम्मीदवार है तो उसके वोटर भी क्या होंगे, मुस्लिम ही होंगे। यानी मैं कहूँ कि कोई बंदा मुस्लिम है और वो चुनाव में खड़ा है तो उसको जो वोट देंगे ना वो भी मुस्लिम ही देंगे। यानी आपकी हिंदूज होगी, बुद्धिस्ट होगी, जैनिज होगी, ईसाई होगी, सिख होगी, मराठा होगी, वो उनको वोट नहीं देंगे, सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। इससे क्या हुआ, एक अलग सिस्टम आया, जिससे कि अपॉइंटमेंट का एक अलग सिस्टम आया। यह एक सांप्रदायिकता वैधता प्रदान करता है, बिल्कुल। अगर देखिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या लॉर्ड मिंटो को क्या कहते हैं? आपका सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। आई होप आपको 4 पॉइंट अच्छे होंगे। मैं फिर बोलता हूँ, पहला 1909 में आया। सेकंड, इसमें एक मुस्लिम समाज को अलग महत्व दिया गया। थर्ड, सांप्रदायिकता वैधता प्रदान करता है। और फोर्थ, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। आई होप आपको 4 पॉइंट अच्छे क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। देखिए प्रश्न 9, मिंटो मार्च का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तय करना। ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली सिस्टम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10, माल्य मंडल सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में। ऑप्शन बी 1909 में। ऑप्शन सी 1911 में। ऑप्शन बी 1920 में। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 1909 के अंदर बिल पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी माल्य मंडल सुधार 1909। ऑप्शन सी मांटेग्यू चैनफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट क्या होगा आपका? ऑप्शन बी माल्य मंडल सुधार 1909 के तहत एक अलग निर्वाचन मंडल लाया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12, 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था। ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो राइट जो ऑप्शन बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसने की गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13, मांटेग्यू चैनफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्ता। ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन डी राज्यपाल की विटो शक्ति। देखिए ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था इसके अंदर शामिल की गई थी। इसके अलावा आप 2 पॉइंट याद हो रखेंगे। पहला यह आपका बिल 1919 के अंदर आया। सेकंड, वोट, क्या वोट, यानी इस सुधार के तहत भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला इस एक्ट के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है
कई बार यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछता है आपका कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार सबसे पहले 1909 के एक्ट के तहत ही मिला था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों का गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पति लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। देखिए, जो आपका कैबिनेट मिशन था जो भारत में संविधान सभा की स्थापना के लिए आया था, उसके 3 मेंबर थे, जिनमें से लॉर्ड एमरी का मेंबर नहीं था। बाकी आपके 3 यानी लॉर्ड पति लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीनों उसके मेंबर थे। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखता हूँ कई बार। ट्रिक क्या बच्चों आपकी? ट्रिक आपकी काल। क्या बच्चों? काल। आपका के फॉर क्रिप्स हुआ, ए फॉर क्या आपका अलेक्जेंडर, एल फॉर क्या हुआ लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न 15 कह रहा है आपका कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? यानी जो कैबिनेट मिशन योजना आया था भारत में, इनमें क्या सब है जो इसके खिलाफ है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान सभा का संविधान निर्माण का अधिकार। तो ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति इसके विषय में शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसके शामिल हैं। जैसे प्रांतीय समूहीकरण शामिल है इसके, सेकंड भारतीय सदस्य वाला अंतिम मंत्रिमंडल शामिल है, और थर्ड इंपॉर्टेंट संविधान निर्माण का अधिकार भी इसके अंदर शामिल था। और पाकिस्तान की स्वीकृति आपकी नहीं है, ये 1947 के अंदर मिली थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जानते हैं कि 1947 में अपना भारत क्या हुआ आज़ाद हुआ बच्चों, लेकिन हमारा जो संविधान था वो 1950 के अंदर लागू हुआ। तो जो गैप है 3 ईयर्स का, वहाँ तो व्यवस्था हुई वो किसके तहत चल दी? आपसे बेसिकली प्रश्न ये पूछा है। ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के बाद सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बच्चों, जो आपका 3 साल तक जो चला व्यवस्था वो आपकी 1935 के बाद सरकार अधिनियम के अनुसार चली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17 की ओर। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए ढूंढ योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्लो योजना, ऑप्शन 3 माउंटबेटन योजना, ऑप्शन 4 वेबर योजना। देखिए, इसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसको हम इंडो पाक, क्या बच्चों? इंडो पाक यानी भारत पाक विभाजन योजना के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। प्रश्न 18 कह रहा है आपका कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए माल्य मंडल सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। ये सही नहीं है, क्योंकि ये आया था आपका 1928 के अंदर और ये होता आपका 1947 के अंदर। ये बिल्कुल दोनों अलग अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19 आप क्लियर रहा। भारत और बर्मा किस एक्ट के तहत भारत से अलग हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। बर्मा जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। देखिए, जो भारत और बर्मा वो अलग हुए वो होता है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और इसके अंदर आपका एक बात याद रखें, क्या आपका जो RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी हुई थी। आज आपसे ये प्रश्न है, आप लिख के बताएंगे कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि RBI के प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20 आप क्लियर रहा बच्चों। देखिए प्रश्न कर रहा होगा निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909,
ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1989। देखिए जो केंद्र में आपकी देव शासन प्रणाली थी वो आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाई गई। और अभी अभी हमने देखा कि आपका जो आरबीआई है उसकी स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। इसके अलावा आपका जो बर्मा है वो भारत से अलग इसी एक्ट के तहत हुआ। और अभी हमने क्या देखा, द्विवेदी शासन व्यवस्था इसी एक्ट के तहत आपकी अपनाई गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।